इस वीडियो में हमें 8 के पाठ का सबसे अंतिम जो निबंधात्मक प्रश्नोत्तर हैं उनको समझेंगे। यानी कि पाठ में जो बड़े क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं और अपनी पाठ्य पुस्तक में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 38 और 39, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पाठ में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा जो कि बड़ा क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, छोटा क्वेश्चन होगा। अर्थात इस पाठ में से कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन से। संश्लेषित बहुलक क्या है? देखो पहले इसमें एक परिभाषा पूछ रहा है, संश्लेषित बहुलक क्या है। देखिए अपन अपनी किताब में देखें तो वहां आपको मिलेगा कि बहुलक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। तो चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में। बहुलक ये हेडिंग है। और बहुलक क्या होता है? जब छोटे छोटे अणु मिलकर के एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा हुई। बहुलक के 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक का मतलब है जो प्रकृति में स्वतः बनते हैं, अपने आप बनते हैं। और संश्लेषित का मतलब है मनुष्य द्वारा निर्मित, जिन्हें अपन कृत्रिम भी कहते हैं। तो जैसा कि अपना क्वेश्चन क्या था कि संश्लेषित बहुलक क्या है, तो संश्लेषित बहुलक की जो परिभाषा है वो आपको यहां मिलेगी। ये रहा संश्लेषित बहुलक। मानव निर्मित बहुलक कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। और अपनी पाठ्य पुस्तक में संश्लेषित बहुलकों में कृत्रिम रेशे हैं, दूसरा प्लास्टिक है और तीसरा संश्लेषित रबर है। ठीक है, अपने सिलेबस में 3 है। तो पहले तो बात हुई परिभाषा की, संश्लेषित बहुलक क्या है उसके बारे में। अब आगे इसमें पूछ रहा है कि इनके निर्माण की प्रक्रिया एवं उपयोग लिखिए। तो ये जो संश्लेषित बहुलक हैं, रेशे, प्लास्टिक और संश्लेषित रबर, ये कैसे बनते हैं, इनके निर्माण की प्रक्रिया का मतलब इनका निर्माण कैसे होता है प्रयोगशाला में, यानी कि मनुष्य इनको कैसे बनाते हैं, और इनका उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में, कहाँ काम में आते हैं। ठीक है, यह बात अपन को समझनी है। तो देखिए संश्लेषित बहुलकों में पहले अपन रेशों की बात करेंगे, फिर प्लास्टिक की बात करेंगे और फिर संश्लेषित रबर की बात करेंगे। और इनके लिए मैंने अलग अलग वीडियो डाल रखे हैं, यानी कि कृत्रिम रेशों के लिए अलग वीडियो है, एक प्लास्टिक के लिए वीडियो है और एक संश्लेषित रबर के लिए एक अलग से वीडियो डाल रखा है। 3 अलग अलग वीडियो है, वहां पर भी आप इनके बारे में समझ सकते हो। यहां अपन शॉर्ट में समझेंगे। देखो कृत्रिम रेशे के अंदर अपन बात करेंगे नायलॉन 66 की, टेरिलिन की, रेयोन की। ठीक है, 3 अपने सिलेबस में है। तो नायलॉन 66 जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है, नायलॉन 66, नायलॉन 66 भी कहते हैं इसको, एक ही बात है, 66 बोल दीजिए या 66 बोल दीजिए। अब इसमें 6 का मतलब क्या है, क्योंकि 2 पदार्थों से मिलकर बनता है। एक तो एडीपी कमल, उसमें 6 कार्बन होते हैं। देखो ये रहा एडीपी कमल, 6 कार्बन है, 4 ये 2 6 कार्बन। दूसरा होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ठीक है, तो हेक्सा मतलब 6 होता है, तो यहाँ पर ये 6 क्या है, मेथिलीन है, और 2 एमीन के समूह है। तो 6 कार्बन इसमें है, 6 कार्बन इसमें, तो यह नाम हो गया 6। ठीक है, इनके संघनन से बनता है नायलॉन 66। और नीचे यहाँ पर इनके उपयोग दिए गए हैं, आप पाठ्य पुस्तक में देख सकते हो, वहां से आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, इनको समझाने के लिए मैंने अलग से वीडियो डाल रखे हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हो। दूसरा जो है संश्लेषित रेशे में वो है टेरिलीन। टेरिलीन जो है वो एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथेलिक एसिड से बनता है। तो ये रहा टेरेथेलिक एसिड और ये रहा एथिलीन ग्लाइकोल, इन दोनों के संघनन से टेरिलीन का निर्माण होता है। और ये रहे इसके उपयोग, कपड़े, नाव की पाल, बेल्ट, है ना, ये बनाने में। इसी प्रकार से तीसरा है रेयोन। देखो रेयोन जो है ये पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्राकृतिक चीज शुरू में काम में जाती है। कच्चा जो माल है, कच्ची सामग्री है, वो कागज होता है, और कागज हमें पता है कि पौधों से ही तैयार होता है। और पेड़ पौधों के अंदर सेलुलोज होता है, तो कागज के अंदर भी सेलुलोज होगा। तो इसमें क्या करते हैं, सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के विलयन में भिगो करके पहले साफ किया जाता है। उसके बाद में इसमें से कार्बन डाइसल्फाइड गैस प्रवाहित करते हैं और सेलुलोज का विलयन प्राप्त कर लेते हैं, और इस विलयन को महीन छिद्रों में से प्रवाहित करके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के अम्ल के अंदर छोड़ देते हैं, घोल में छोड़ देंगे, उससे रेयोन बनता है, उसके धागे, वस्त्र, दरिया आदि बनती है। ये तो बात हुई रेशों की। फिर संश्लेषित बहुलक में दूसरे आते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक अपने सिलेबस में 4 हैं। एक तो पॉलीथीन है, तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, पॉली प्लस एथीन,
ये एथीन है, जब एथीन के बहुत सारे बहुलीकरण होगा, बहुत सारे अणु मिलेंगे तो पॉलीथीन बन जाएगा। पॉलीथीन जो कि प्लास्टिक की थैलियां वगैरह बनाते हैं ना, अपन काम में लेते हैं घरों में, ठीक है, वो सारे पॉलीथीन की आती है। उसी प्रकार से पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये बनता है। विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे अणु मिल जाएंगे तो पॉली विनाइल क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि पहले पॉली जुड़ जाएगा। विनाइल क्लोराइड के पहले क्या जोड़ दिया अपन ने, पॉली, मतलब बहुत सारे अणु जुड़ गए। और इनका उपयोग आप जानते हैं कि पाइप, जूते, चप्पल, बरसाती कपड़े बनाने में, वो अपने पहले अलग से डाल रखा है इनका वीडियो, वहां आप देख सकते हो। तीसरा जो प्लास्टिक है वो है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, जिसे आर्लोन भी कहते हैं। आप इनके दोनों नाम याद रखिएगा, बोर्ड परीक्षा के अंदर कोई भी एक नाम आ सकता है। या पॉली एक्रिलोनाइट्राइल को शॉर्ट में PAN कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। वास्तव में क्या होता है, एक्रिलोनाइट्राइल के बहुत सारे अणु जुड़ेंगे तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बन जाएगा या आर्लोन बन जाएगा। या फिर आप इसे विनाइल साइनाइड भी कह सकते हो, विनाइल साइनाइड के बहुत सारे अणु जुड़ेंगे तो ये पॉली विनाइल साइनाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने तीसरा देखा। और चौथा जो है वो है अपना पॉलीस्टायरीन, यानी कि स्टायरीन के बहुत सारे अणु जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीस्टायरीन बन जाएगा। ठीक है, और इसे अपन विनाइल बेंजीन या पॉली विनाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। तो स्टायरीन का एक अणु है, बहुत सारे अणु जुड़ जाएंगे तो पॉलीस्टायरीन बन गया। और अंत में जो है वो है अपना संश्लेषित रबड़, प्राकृतिक संश्लेषित जो बहुलक है उनके अंदर संश्लेषित रबड़ भी है। रबड़ प्राकृतिक रबड़ भी होता है, ठीक है, वो अपने अगले क्वेश्चन में अपन पढ़ेंगे। तो संश्लेषित जो रबड़ है वो दो प्रकार का होता है, ब्यूना एस और ब्यूना एन। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखा है। ब्यूना का मतलब क्या होता है, यहाँ BU+Na दो शब्द हैं। BU का मतलब तो होता है ब्यूटाडाइन और Na का मतलब होता है यहाँ पर सोडियम उत्प्रेरक। ठीक है, और एस का मतलब है जब ब्यूटाडाइन के साथ में सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में स्टायरीन मिलाएंगे तो ब्यूना एस बनेगा। और इसी प्रकार से ब्यूटाडाइन सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब एक्रिलोनाइट्राइल मिलाएंगे तो यहां पर ब्यूना एन बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये जो क्वेश्चन है संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं, इसकी परिभाषा को समझा, इनका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, उसमें रेसे हैं, प्लास्टिक है और संश्लेषित रबड़ है, उनके बारे में समझा, उनके उपयोग के बारे में हमने देखा। वो आपको किताब में लिखे हुए मिलेंगे, आप वहां से इनको नोट कर सकते हो, कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर आप लिख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। देखो टिप्पणी के अंदर आपको जो है वो 8 से 10 लाइन लिखनी जरूरी होती है, क्योंकि वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर देखो 3 नंबर का मैंने बताया, 3 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, तो ये एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको कुल मिलाकर के आपको जो है 8 से 10 लाइन के अंदर, यानी कि एक पेज के अंदर, बोर्ड परीक्षा में एक कॉपी जो है आपको एक से 1.5 पेज के अंदर इनको करना होगा। अब टिप्पणी के अंदर वास्तव में आपको करना क्या होता है, देखो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान दीजिएगा। टिप्पणी के अंदर खास बात होती है कि एक तो उसमें उसकी परिभाषा लिखनी होती है हमेशा, कि फ्रीऑन क्या है, सीएनजी से सीएनजी तो सीएनजी क्या है, ठीक है, दूसरा इनको कैसे बनाया जाता है, और तीसरा इनका उपयोग क्या है, दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। ये 3 चीजें आपको लिखनी है। टिप्पणी चाहे किसी भी क्वेश्चन पे आ जाए, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो उसकी परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फ्रीऑन का, तो फ्रीऑन क्या है, फ्रीऑन कैसे बनता है, और इसमें फ्रीऑन का उपयोग क्या है, वो बातें इसमें आएंगी। तो अपना जो दैनिक जीवन में उपयोगी जो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है, देखिएगा किताब में ये रहा आपका पॉइंट, दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। इसमें पहला ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीऑन। फ्रीऑन का ही दूसरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि इसको शॉर्ट में CFC कहते हैं। क्या कहते हैं, CFC। कहने का मतलब जब कार्बन परमाणु जो है क्लोरीन और फ्लोरीन से जुड़कर यौगिक बनाता है तो उसे CFC या फ्रीऑन कहा जाता है। और फ्रीऑन का निर्माण, जैसा कि मैंने बताया कि कार्बन परमाणु क्या करेगा, क्लोरीन और फ्लोरीन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, ये तो यहाँ पर है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, दूसरा यहाँ पर होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये जुड़ करके आपस में यहाँ बन गया ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमेथेन, यानी कि फ्रीऑन बन गया, फ्रीऑन 1,1 बन गया। ये साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो अपन को इसका निर्माण करना है, किस प्रकार से निर्माण हुआ। फिर इसके लिए एक आगे से इंपोर्टेंट है फ्रीऑन का नामकरण। तो देखो नामकरण का क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो फ्रीऑन के नामकरण के लिए जो टेबल है, हमने फ्रीऑन के लिए इनके लिए अलग से वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो फ्रीऑन का नामकरण वहां से आपको विस्तार में मिल जाएगा। अपन बार बार एक ही टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है, वहां से आप इसको समझ सकते हो। और पीछे क्वेश्चन के अंदर भी मैंने इसको दोबारा रिपीट किया है, फ्रीऑन का क्वेश्चन, उसको भी आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है, हाँ, तीसरा इसमें क्या था, आपको इसके उपयोग आपको जरूर लिखने हैं। ये ठंडा करने का काम करती है, फ्रीऑन एक गैस होती है
जिसके कारण इसको रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है सीएनजी। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो कि अगला ही पॉइंट है फ्रीओन के जस्ट आगे वाला, ये रहा सीएनजी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सीएनजी किसे कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है इसकी? संपीड़ित प्राकृतिक गैस या इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो भी आपको आसान लगे, आप हिंदी में भी इसका पूरा नाम लिख सकते हो, ठीक है। और वास्तव में होता क्या है, जो तेल के कुएं होते हैं वहां से जो तेल निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, उस तेल के कुएं से जो कुछ निकलता है उसको पेट्रोलियम कहते हैं। तो उस समय वहां ऊपर की सतह के ऊपर ये सीएनजी गैस होती है, प्राकृतिक गैस होती है। प्राकृतिक गैस जो होती है इसको संपीड़ित कर दिया जाता है। संपीड़ित करने का मतलब दबाव डालना, दबाना, ठीक है। तो उस समय यहाँ पर यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी बन जाती है। तो आपको इसके अंदर दो तीन बातें लिखनी है। एक तो ये प्रदूषण कम फैलाती है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, इसलिए पर्यावरण के लिए अच्छी होती है। दूसरा आपको इसके बारे में लिखना है कि ये एलपीजी की तुलना में श्रेष्ठ, एलपीजी की तुलना में अच्छी होती है, श्रेष्ठ होती है, यानी कि सीएनजी गैस सुरक्षित होती है, क्योंकि एलपीजी हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ फैलती है, उसका जब रिसाव होता है तो वायु में ऊपर की तरफ फैलती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। जबकि सीएनजी गैस जो है वो देखिएगा, सीएनजी गैस जो है वो हल्की होती है, जिसके कारण ये ऊपर की तरफ चली जाती है, जबकि एलपीजी गैस भारी होने के कारण नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो अपन ने सीएनजी के लिए भी अलग से वीडियो डाल रखा है, आप उसको देख सकते हो। सीएनजी के उपयोग है, उपयोग के अंदर ये ईंधन के अंदर, ईंधन का मतलब मोटर गाड़ियों में पेट्रोल डीजल की जगह काम में लिया जाता है। प्रदूषण कम फैलने के कारण इसका उपयोग बड़े शहरों में जैसे दिल्ली है, आगरा है, वहां किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन था प्राकृतिक रबड़। देखो रबड़ अपने पहले पढ़ा था संश्लेषित रबड़, और अब बहुलक में अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं। बहुलक का जो पॉइंट है ना इसी के अंदर है। प्राकृतिक बहुलक में एक ही पॉइंट अपने सिलेबस के अंदर, प्राकृतिक बहुलक में प्राकृतिक रबड़ का। प्राकृतिक रबड़ वास्तव में क्या होता है? एक पेड़ होता है, रबड़ का प्लांट होता है। तो रबड़ के पौधे जो हैं उनसे एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उसे लेटेक्स कहते हैं। और उस लेटेक्स के अंदर एक आइसोप्रीन नाम का एक रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है। तो इस आइसोप्रीन का बहुलीकरण करके यहाँ पर प्राकृतिक रबड़ जो है वो तैयार किया जाता है। परंतु ये रबड़ जो है ये सामान बनाने के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए इस रबड़ की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, उस प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर गैस यानी कि गंधक मिलाया जाता है। और गंधक मिलाने के कारण ये काम में इसके अपन सामान बना सकते हैं, रबड़ से टायर वगैरह बना सकते हैं। और तो गंधक मिलाने की इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से इंपोर्टेंट बनता है, जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 का जो क्वेश्चन है उसको दो भागों में बांट रखा है, क और ख। पहले अपन क की बात करेंगे। पहले में एल्केन के नामकरण में प्रयुक्त नियमों को लिखिए। देखो एल्केन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन जो है उसके अंदर तीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। यहाँ केवल एल्केन के बारे में पूछ रहा है, तो हमें एल्केन के लिए अपन पाठ्य पुस्तक में चले तो हमें पहले जाना होगा अपने हाइड्रोकार्बन के अंदर कि हाइड्रोकार्बन क्या है, और वहां अपन थोड़ा देखेंगे हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण है, क्योंकि इसका जो अपन आईयूपीसी के नामकरण के अनुसार इसको समझ रहे हैं। तो ये रहा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो इसमें आप देख पा रहे हो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है ये एल्केन होते हैं, और असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है इनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो एल्किन और दूसरा एल्काइन। तो ये हमसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन, ये एल्केन वाला यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो एल्केन होते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हम आगे देख पाएंगे। देखो आईयूपीसी पत्ती के अंदर जो नामकरण है ये रहा आईयूपीसी पत्ती, और ये रहा अपना एल्केन का नामकरण। तो एल्केन का जो नामकरण होता है हाइड्रोकार्बन के लिए, सबसे पहले तो आपको इसका सूत्र याद रखना है, सूत्र जरूर याद रखिएगा, CnH2n+2। एल्केन के लिए भी हमने एक वीडियो अलग से बना रखा है, आप उसको समझ सकते हो ध्यान से, अलग ही वीडियो है, पूरा एल्केन पॉइंट के ऊपर ही है। ये रहे इसके नामकरण के नियम। पहला नियम है सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, मुख्य श्रृंखला से बाहर रहे समूह को प्रतिस्थापित समूह कहते हैं। देखो सबसे पहले अपन जो है कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी किताब में दिए गए हैं, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। ये रहा, इससे आपके समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं चुनाव करूँ, दर्शक गिनती करूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, या दर्शक गिनती करूँ 1 2 3 4 5, क्लियर। या फिर मैं दर्शक गिनती कर दूं 1 2 3 4 5, या दर्शक कर दूं 1 2 3 4 5, ये दर्शक कर दूं, इसमें सारे 5 5 ही हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये। दूसरा अपन को क्या करना है, दूसरा देखो नियम देखें अपन इसका, दूसरे पॉइंट में है, दो या दो से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो तो अधिक प्रतिस्थापित समूह वाली श्रृंखला चुनेंगे।
अब देखो, अब आपके समझ में आएगा कि जब दो या दो से अधिक वाली प्रतिस्थापित समूह होते हैं तो जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापित समूह है उस चेन का अपन चुनाव करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप कहोगे सर यहाँ 1 2 3 4 5 ये श्रृंखला, इसका चुनाव क्यों नहीं किया गया? तो यहाँ क्या था, वास्तव में कार्बन नंबर 3 के ऊपर केवल एक प्रतिस्थापित समूह था, ठीक है, प्रोपिल। परंतु यहां पर क्या हुआ, अपन इसका चुनाव इधर से किया 1 2 3, तो इससे क्या हो गया, कार्बन नंबर 2 के ऊपर भी प्रतिस्थापित समूह हो गया ये, और एक कार्बन नंबर 3 के ऊपर भी प्रतिस्थापित समूह हो गया एथिल समूह ये, ठीक है ना। कार्बन नंबर 2 पे तो क्या हो गया, यहां पर मेथिल, और कार्बन नंबर 3 पे क्या हो गया, एथिल, दो प्रतिस्थापी हो गए। इसलिए हमने इस श्रृंखला का चुनाव किया है, ठीक है। कार्बन तो 5 ही होने, अपन इसका चुनाव क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पे ये पूरा प्रतिस्थापित समूह माना जाएगा, ये पूरा का पूरा प्रतिस्थापित समूह है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है तीनों ये, क्योंकि यहां जिस मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 3 से, ये सारा का सारा ही प्रतिस्थापित समूह की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो ये तो बात थी अपनी इसकी प्रतिस्थापित समूह में। फिर अपन देखेंगे इसमें जो तीसरा जो नियम है वो दे रखा है, नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, उनके पूर्व लगन का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, देखिए इसको देखिए अपन, अंग्रेजी की वर्णमाला का अल्फाबेट, ए अगर बी है, सी डी है ना, उसके अकॉर्डिंग पहले, जैसे अपने अटेंडेंस के अंदर नाम होते हैं ना बच्चों के, आपके क्लास में नाम है, देखिए ये जैसे मान लीजिए, अब आप कहोगे सर इसका चुनाव अपने 1 2 3 4 इधर से क्यों किया, गिनती इधर से कर सकते थे 1 2 3 और 4, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन तो जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन की स्पेलिंग सी से शुरू होती है क्लोरो, और फ्लोरीन की स्पेलिंग एफ से शुरू होती है फ्लोरो। एबीसीडी में सी पहले आता है और एफ बाद में आता है, इसलिए हमने गिनती इधर से की 1 2 3 4, जिधर से सी जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा 2, 2 नंबर पे क्लोरीन है 2 क्लोरो, 3 नंबर पे क्या फ्लोरीन 3 फ्लोरो, टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूट प्लस एन तो ब्यूटेन नाम हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगला पॉइंट अपन ने ये समझा। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसमें ये है, ये रहा प्रतिस्थापियों का अंकन। प्रतिस्थापियों को कम अंक दिए जाते हैं, दो प्रतिस्थापी समान अंक पर हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर। तो ये तो बात अपनी हो चुकी है अंग्रेजी की वर्णमाला वाली, इसको थोड़ा सा अपन एक प्रकार से और समझे। नीचे देखो, आप कोई भी एक एग्जांपल और ले सकते हो, ये ले सकते हो, ठीक है ना। 2 आयोडो 3 नाइट्रो, तो आयोडो पहले आता है, और इसी प्रकार से एक एग्जांपल आप ऊपर इनमें से दे सकते हो। देखो इसमें दो प्रतिस्थापी हैं, मेथिल और एथिल, ठीक है, तो एथिल ए पहले आता है तो एथिल को लिया गया है, एम बाद में आता है तो, ठीक है, मेथिल को बाद में लिखा गया है। तो इस प्रकार से हमने ये भी समझा। फिर अगला इसका जो नियम है वो देखो ये है कि नाम लिखते समय उनके बीच में कोमा और अंक के मध्य हाइफन यानी कि डैश का निशान लगाया जाता है, जो कि आप देख पा रहे हो सभी के अंदर है, आपको मिलेगा, ठीक है। ये रही कोमा बीच में, अंकों के बीच में कोमा है, और यहाँ हाइफन का निशान है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नियम है आपको ये नियम लिखने हैं। तो अपनी किताब में यहाँ पर देखो 6 नियम आपने यहाँ लिखे हुए थे, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब इसी में दूसरा जो क्वेश्चन है 39 के प्रश्न में दूसरा ख वाला, निम्न के सूत्र लिखिए। तो केवल सूत्र पूछ रहा है, न कि इनका आईयूपीसी नाम। तो देखो सूत्र क्या है इसका, पहला आपके है नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन आपको अपने किताब के अंदर अपन को यही मिलेगा, ये रहा, ये नियोपेंटेन, ठीक है। ये इसका रूट पत्ती का नाम है। देखो वास्तव में क्या है, कार्बन एक है, उसके चारों तरफ एक जैसे ही मेथिल मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है। टोटल कार्बन कितने हैं, पेंटेन का लो 5 कार्बन, क्लियर, और नियो का लो चारों तरफ जुड़े हुए हैं, उसे नियो कहते हैं। अगर दो जुड़े हो सेम एक जैसे तो उसे पर आइसो कहते हैं। देखो ये आइसो पेंटेन है ना, यहाँ पर इधर और इधर एक जैसे हैं तो आइसो, और चारों तरफ एक समान है तो नियो बोलेंगे उसको। तो ये नियो पेंटेन का हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा है आइसोपेंटेन, अभी अपने बात की ऊपर, ये रहा आइसोपेंटेन। तो आपको ये सूत्र ये बनाना है, पूरा ये लिखना है, ठीक है। और अगला है 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, यानी कि कार्बन नंबर एक पर और कार्बन नंबर 3 पर डाई का मतलब 2 बार 2 जगह क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, और प्रोपेन 3 कार्बन। तो आपको देखो सबसे पहले ये जो प्रोपेन नाम आता है सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। इसका सूत्र आप कैसे लिखोगे मैं बता रहा हूं। कोई भी आपको सूत्र लिखने के लिए बोले तो आप सबसे पहले अंत का नाम देखिएगा। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, प्रोप का मतलब क्या होता है 3 कार्बन, मैंने 3 कार्बन बना दिए। प्रो प्लस एन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सारे इनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिए, क्लियर। अब देखो इसमें सिंगल बॉन्ड, तो दूसरी बात इसमें प्रतिस्थापी का ध्यान रखना है।
कि कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 3 पे दोनों पे क्लोरीन ही जुड़ा है। ठीक है, यदि ब्रोमीन होता, आयोडीन होता, तो अपन उसकी अल्फाबेट के हिसाब से नाम लिखते कि ए बी सी डी है ना, वो ध्यान रखते। परंतु यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पे भी क्या जुड़ा है, क्लोरीन, और कार्बन नंबर 3 पे भी क्या जुड़ा है, क्लोरीन, जोड़ दिया। चाहे आप गिनती दर्शे करो 1 2 3, ठीक है, तो 1 पे क्लोरीन 3 पे क्लोरीन, चाहे दर्शे गिनती करो 1 2 3, तो 1 पे क्लोरीन और 3 पे क्लोरीन, कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, बाकी जो बच गए उसकी संयोजकता अपन हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने CH2 जोड़ दिया, और इधर भी CH2, इसकी संयोजकता पूरी होगी। और यहाँ पर भी मैंने, जैसे इस कार्बन की संयोजकता 2 ही हुई है, तो यहाँ पर भी मैंने CH2 जोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपीन। डाइक्लोरो 2 बार है, कहाँ, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे। ठीक है, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे 2 बार क्लोरीन, तो डाइक्लोरोप्रोपेन हो गया। तो इस प्रकार से आप इसका सूत्र लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। तो देखिए अपन अपनी किताब में इसको ढूंढेंगे, 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन शायद मिल सकता है। ये रहा, देखो 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। यहाँ कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन नंबर 3 के ऊपर क्या जुड़ा है, एथिल समूह। ठीक है, और कार्बन नंबर 4 पे क्या जुड़ा है, मेथिल समूह। तो क्या हो गया, 3 एथिल 4 मेथिल। ठीक है, 3 एथिल 4 मेथिल, क्लियर। और आगे देखो 6 कार्बन है, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स या हेक्सा। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड तो एन जोड़ दिया तो हेक्सेन नाम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे सर इसकी काउंटिंग अपने इधर से 1 2 3 4 5 इधर से कर सकते थे, या 1 2 3 4 5 इधर से कर सकते थे। तो देखो अगर यहां से करते 1 2 3 4 5 6 तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी कार्बन नंबर 3 पे क्या होता, एथिल प्रतिस्थापित समूह ये हो जाता। ठीक है, और कार्बन नंबर 4 पे मेथिल हो जाता। चाहे आप इधर से करते यहां से 1 2 3, ठीक है, 3 4 5 6, तो भी ये बिल्कुल सही होता, कोई दिक्कत नहीं थी। यहां से कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, एक ही बात है। परंतु आप इधर से करते 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए, तब उसमें दिक्कत ये थी क्योंकि यहाँ पर मेथिल जो है एबीसीडी के अंदर मेथिल बाद में आता है, एथिल पहले आता है, एम बाद में आता है, ए पहले आता है। ठीक है, इसलिए हमने काउंटिंग क्या है इसकी, इधर से इस साइड से की है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सूत्र। अगला क्वेश्चन था, इसी में अंतिम है, 3 मेथिल 1 ब्यूटीन। देखो क्या नाम है, 3 मेथिल 1 ब्यूटीन। शायद किताब में ये अपना नहीं है, इसको बनाएंगे अपन। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मैंने क्या होता है आपको ध्यान रखना है, ब्यूट आगे जो लिखा ना ये ब्यूट प्लस इन, तो ब्यूट का लो 4 कार्बन, ये लो मैंने पहले 4 कार्बन बना दिए। ठीक है, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। अब आगे इन लिखा है, क्लियर। तो कितने में लिखा है, 1 ब्यूटीन, यानी कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है। इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो मैंने मान लीजिए काउंटिंग दर्शी कर दी 1 2 3 4, तो कार्बन नंबर 1 पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, कार्बन नंबर 1 का नहीं है, डबल बॉन्ड कर दिया। अब प्रतिस्थापन की बात करेंगे, क्या है, 3 मेथिल, तो कार्बन नंबर अगर 1 ये है, 2 ये है और 3 ये है, तो कार्बन नंबर 3 पे मैंने CH3 मेथिल समूह जोड़ दिया। तो क्या हो गए, एक टोटल कार्बन 4 है। तो यहां पर देखिएगा इसका नामकरण कैसे करेंगे, पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाएगा। प्रतिस्थापी क्या है, यहाँ मेथिल समूह है, तो क्या है 3 मेथिल, कार्बन नंबर 3 के ऊपर मेथिल जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 ब्यूटीन, यानी कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है और कार्बन 4 है, तो ब्यूट, ब्यूट प्लस इन, डबल बॉन्ड के कारण इन जुड़ गया, 1 एक नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 ब्यूटीन। इस प्रकार से हमें ये सारे लिखने हैं। और इसी के साथ अपना ये जो 8 का पार्ट है कंप्लीट होता है। और कई बच्चों के स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, सर हमें उस पहले पार्ट के या दूसरे पार्ट के पीछे के जो पार्ट है उनके ये वीडियो डालिएगा और उनके हमें क्वेश्चन आंसर करवाइएगा। देखिएगा मैंने प्रत्येक पार्ट के प्रश्न उत्तर करवाए हैं, और वो सारे प्रश्न उत्तर और पार्ट के जो टॉपिक हैं वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पे जाइएगा, नव्या साइंस क्लासेस झुंझुनू पे, और उस पे आप टोटल जो वीडियोज हैं, वीडियोज में आप सर्च करोगे तो आपको सारे के सारे पार्ट, और पार्ट भी क्रम से मिलेंगे। जैसे मैंने पहले पार्ट का बनाया, उसके बाद दूसरे पार्ट का वीडियो बनाया, फिर तीसरे पार्ट का, उसी प्रकार से बनाया, पूरा सिस्टमेटिक बनाया है। और इसी के साथ अगर कोई अन्य कोई समस्या है, कोई वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने पाठ्य पुस्तक के अलावा, किताब के अलावा भी टॉपिक के वीडियो और बना रखे मेरे चैनल के अंदर, वहां पर भी आप सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। ठीक है, वहां भी आपको इनके और वीडियो मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये 8 का पार्ट जो है ये कंप्लीट होता है, और नया पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन शुरू करेंगे, 9 का पार्ट, जो कि प्रकाश का टॉपिक है और अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है 9 का पार्ट, लाइट वाला प्रकाश का पार्ट ये रहा। ठीक है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।